Assalamualaikum. Welcome back to Hangout. I'm your host Shiraz. 2023 1 जनवरी से टर्किश गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ अपनी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उन पॉलिसीज को लेके हमारे बहुत सारे भाइयों और दोस्तों ने वीडियोस भी बनाई हैं। कुछ वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद इन लोगों ने प्रॉपरली इस नई पॉलिसी के ऊपर रिसर्च नहीं की, या किसी ने वीडियो बनाई और सेम कंटेंट इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। जो पॉलिसीज वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इतनी ह्यूज बना के कि यार ये डिजास्टर हो गया, वो डिजास्टर हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6 पॉइंट्स की ये पॉलिसीज हैं। मेन मेन इन पॉलिसी के ऊपर जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है, इसके 6 पॉइंट है मेन। इन 6 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, बाकी सारी पॉलिसी पुरानी है। उस पॉलिसी में जो आज से 3 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, ये जब से ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया उस वक्त से ही पॉलिसीज चलती चली आ रही हैं। हाँ, इस दफा जो एक अहम पॉइंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो ये कि सिंगल टापू मींस के सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट अब आप सिर्फ सिंगल टापू पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, टापू यहाँ पे आपकी सेल डीड कहलाती है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल प्रॉपर्टी हो या मल्टीपल प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी का टापू एक होना चाहिए। टापू जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल डीड होती है। जब ये वीडियोस कुछ मेरी नजरों के सामने से गुजरी तो मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया और मैंने इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकाले जिनमें ये पॉलिसीज इन डिटेल एक्सप्लेन है कि अब 2023 से सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो लोग अप्लाई करेंगे उनको किन किन पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने इन गो थ्रू किया। ये डॉक्यूमेंट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 10 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने थॉरली गो थ्रू किया, और इसको गो थ्रू करने के बाद मैंने इसका एक ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किया है। ये ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये टर्किश में है, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर सिटीजनशिप इन टर्की मस्ट गो थ्रू विद दीज डॉक्यूमेंट्स। अब ये 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। मैं अगर इसको इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप लोग सो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो के अंदर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करके मैंने निकाल लिया है कि जो आपको मैं इन डिटेल यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि इस वीडियो को मुख्तसर रखा जाए और कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप तक पहुंचाई जा सके। ये 6 पॉइंट है। इस 6 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अब नई पॉलिसी के अंदर जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज $4 लाख के अंदर खरीद सकते हैं? जी हाँ, आप खरीद सकते हैं। बट आप जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे उन तमाम तर प्रॉपर्टीज का टापू सिंगल होना चाहिए। या आपकी एक प्रॉपर्टी हो और इसका एक टापू हो, या आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदें तो भी उसका एक टापू होना चाहिए। ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मैंने आपको उसमें से पॉइंट मैंने निकाल लिए हैं, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेंट में परचेज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। मींस के ऐसा नहीं है कि आपको अब सिर्फ सिंगल ही प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर इसको पढ़ें तो एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ $400,000 थ्रू अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। मींस के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिंगल होना चाहिए। अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं तो वो प्रॉपर्टीज आपके सिंगल टापू में आनी चाहिए। अगर आपके सिंगल टापू के अंदर वो तमाम तर प्रॉपर्टीज लिस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट फॉर सिटीजनशिप के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल द required amount of $400,000 through a single contract. If a if a if a citizenship by investment applicant is buying multiple properties at a combined price exceeding $400,000, authorities will only approve application if it is the same contract cover all the properties। यानी आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सिंगल टब होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी तमाम तर प्रॉपर्टीज लिस्ट हुई हुई। अच्छा, ये जो भी पॉलिसीज हैं ये काउंट होंगी उस सिनेरियो के अंदर जो प्रॉपर्टीज अब आप खरीदेंगे 1 जनवरी 2023 के बाद। जो आपने परचेजिंग की है 1 जनवरी 2023 से, ये इन डिटेल इस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन है
कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के कौन कौन से सिनेरियोस को कंसीडर किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट को आप मजीद गो थ्रू करिएगा इफ यू हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। एक्विजिशन ऑफ जॉइंट ऑन प्रॉपर्टी, भाई अगर एक प्रॉपर्टी के अंदर दो भाइयों का नाम लिखा हो तो उसके ऊपर तो रेजिडेंसी नहीं मिलती, नेशनलिटी कैसे मिलेगी? ये एक कॉमन सेंस होना चाहिए बंदे के अंदर। जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है $400,000, मींस कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप $4 million तक भी जाते हैं तो आपको ही मिलेगी नेशनलिटी जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होगा। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट कि आपको एक प्रोडक्ट 4 लीरा की परचेज करने गए हैं, अगर आप 12 लीरा सबमिट कर रहे हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट दी जाएंगी। अगर आप $400,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो अंडर 18 है वो इस पॉलिसी से फैसिलिटेट हो सकते हैं। लेकिन अगर दो भाइयों ने मिलकर ली या बाप और बेटे ने मिलकर ली या दो दोस्तों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी ली तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें इनको भी मिल जाए नेशनलिटी और उनको भी मिल जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। आप मैक्सिमम जितना ऊपर जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जो बंदा ये स्पेंडिंग कर रहा है वो और उसकी फैमिली वो फैसिलिटेट हो सकते हैं इससे। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन हुआ है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, एक्विजिशन ऑफ जॉइंट ऑन प्रॉपर्टी। इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई फॉर अ सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग शेयर इन अ प्रॉपर्टी अनलेस ऑल द शेयर आर परचेज्ड बाय द सेम फॉरेन नेशनल। 100% शेयर होने चाहिए किसी भी ऑनर के जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, किसी भी इन्वेस्टर के जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसके 100% शेयर होने चाहिए। 100% शेयर होंगे तो वो फैसिलिटेट होगा। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट के 400,000 की एक प्रोडक्ट मिलेगी और 1200,000 की 3 प्रोडक्ट मिलेंगी। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज़ अ पॉलिसी और इट इज़ अ फैसिलिटी जिसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड ये और मैक्सिमम जहां तक आप जाना चाहें आपकी मर्जी। फिर पॉइंट 3 के अंदर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एप्लीकेंट मस्ट ऑब्टेन द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट एट मोस्ट 3 months prior to the notarization of the preliminary sales contract। यानी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको प्रीवियस 3 मंथ में किसी भी, मतलब जो आप प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन रिपोर्ट आप ले रहे हैं वो मैक्सिमम 3 मंथ्स ओल्ड हो। 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड हो तो आपको नई इवेल्यूएशन रिपोर्ट लेने की जरूरत होगी। बट आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें, यहाँ एक एक दो दो महीने में प्रॉपर्टी की प्राइस कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करने लगे ट्राई टू गेट अ लेटेस्ट अप्रेजल रिपोर्ट, ट्राई टू गेट अ लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि उसमें अपडेटेड कॉस्ट होगी और वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे करेंसी परचेज सर्टिफिकेट। करेंसी परचेज सर्टिफिकेट ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको यहाँ पर जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने आते हैं, ये पुरानी पॉलिसी है, जैसा ये भी पुरानी पॉलिसी है कि आप जब भी यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको एक करेंसी एक्सचेंज सर्टिफिकेट, करेंसी परचेज सर्टिफिकेट वो आपको शो करना होगा, यानी आपको वो अमाउंट डॉलर में शो करनी होगी। अब ये आपको एक फैसिलिटी ये दे रहे हैं कि आपने अगर वो सर्टिफिकेट नहीं लिया और आपको पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट आप डॉलर में कर सकते। अगर डॉलर में आप पेमेंट करेंगे तो डॉलर की रेट हमेशा फिक्स रहेंगे, चाहे आपने 1 महीने पहले पेमेंट की, 15 दिन पहले पेमेंट की या राइट नाउ पेमेंट की या डे बिफोर परचेज पेमेंट की, तो आपकी जो पेमेंट है वो डॉलर में ही है। और जो आपको सर्टिफिकेट लेना होता है वो डॉलर ही का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना होता है। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन कर रखा है, इफ द बायर ट्रांसफर द सेल्स अमाउंट before the issuance of currency purchase certificate, the transfer must be made in the foreign currency. If the buyer transfer the amount after the issuance of foreign currency purchase certificate, the transfer must be made in Turkish lira। Then उसके बाद parties of sale, ये बहुत एक important point है कि सेलर कौन होगा और परचेजर कौन होगा, कौन खरीद सकता है कौन बेच सकता है। अगर आपने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपको, तो खरीदार कौन होगा और बेचने वाला कौन होगा, इसमें ये जो मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज के लिए हैं। अगर नई आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो ब्रांड न्यू यूनिट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई सेकंड हैंड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी किसी टर्किश से ही परचेज करनी है, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी।
आप किसी फॉरेनर से परचेज नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ सेल्स और परमानेंट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी रजिस्टर्ड टू अ लीगल एंटिटी whose authorized person is a foreign means कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं तो वो तो कोई मसला नहीं है। कुछ लोग जैसे यहाँ पर आते हैं, एक प्लॉट परचेज कर लेते हैं, उस प्लॉट को परचेज करने के बाद उस प्लॉट के ऊपर एक 3-4 मंजिल की बिल्डिंग बना देते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहा है वो कोई फॉरेन बंदा होता है और वो अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर देता है। वो नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद उसने एक प्लाजा खड़ा कर दिया 3-4 मंजिलों का, जो कॉमनली यहाँ पे गली मोहल्लों में नेबरहुड में बिल्डिंग्स नजर आ जाती हैं। उसमें से वो कुछ यूनिट्स बिल्ड करता है, 10-12 यूनिट। अब उन 10-12 यूनिट में से उसने एक यूनिट जो है किसी फॉरनर को अगर वो सेल कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा, वो फॉरनर जो वहां पे एक यूनिट परचेज कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि कंपनी शेयर होल्डर हु एक्वायर टर्किश सिटीजनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट विल फॉर दीज पर्पजेज बी कंसिडर्ड फॉरेन नेशनल। मीन्स कि कोई ऐसा बंदा जिसने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट से उसने नेशनलिटी ली है, तो वो भी फॉरेन नेशनल ही कंसीडर किया जाएगा। उस फॉरेन नेशनल से आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है तो यू मस्ट नीड टू बाय अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ टर्किश सिटीजन, और वो टर्किश पिछले 3 साल से उसका ऑनर था। तो ये यहाँ पे इन पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ये भी पुरानी पॉलिसी है, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। मॉर्गेज मीन्स के जो आपने अगर कोई लोन लिया है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो अगर आप उसमें से उस टोटल अमाउंट में से लोन को डिडक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम $400,000 होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट है $400,000, जो आपने अपनी जेब से पे करना है। अगर आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है उसकी। इनके बाद ये इसी तरह मैंने तमाम तर पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ नीचे समराइज कर दिया गया है, ताकि आप 10 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बजाय इजीली फ्यू लाइंस को, 10 लाइन को पढ़ के आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि बेसिकली नई पॉलिसीज में क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। टू बाय शेयर्स ऑफ फैसिलिटी इज नॉट अलाउड, one object, one citizenship. Then it is necessary to buy object from Turkish owners. The payment must be made from your own funds. आपकी अपनी जमा पूंजी होनी चाहिए, आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। देन उसके बाद एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी सोल्ड टू इट्स ओरिजिनल सेलर। प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अपना उसके साथ कोई अलग से सेटिंग बनाई और सेटिंग बना के उससे प्रॉपर्टी परचेज कर ली, और परचेज करने के बाद 3 साल आपने रखी। जिस ऑनर से आपने प्रॉपर्टी परचेज की, अब 3 साल बाद आप उस ऑनर को प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं कर सकते। देन इट इज नेसेसरी टू गेट अ रियल एस्टेट अप्रेजल रिपोर्ट। देन देयर आर नॉन्सेस टू बी कंसीडर्ड व्हेन ट्रांसफरिंग मनी। कुछ बारीकियां हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। ये तमाम तर पॉलिसीज थी और इनमें से मोस्टली पॉलिसीज सारी पुरानी हैं। उन्हीं पुरानी चीज़ों में कुछ इन्हेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट करके 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो एक जो एक मेन और इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट है वो ये कि अब सिर्फ आप सिंगल टापू के ऊपर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं तो भी उसका एक सिंगल टापू होना चाहिए। अगर आप सिंगल प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका टापू सिंगल ही। ये मैं तमाम तर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप खुद से इन डिटेल पढ़ लें। मैं अगर किसी बात को एक्सप्लेन करने में मैंने कुछ मिस कर दिया है, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में, तो काइंडली लेट मी नो। आप नीचे कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे, इन पॉइंट्स को भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इन पॉइंट्स को समझ सकें, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट बिलो। इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।